दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है पीटर बर्न की बुक शिकारी साहिब, और उसमें चैप्टर चल रहा है जिम कॉर्बेट की स्टोरी चंपावत मैन ईटर। अब इस बुक में पीटर लिखते हैं, पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि किस तरह से चंपावत मैन ईटर टाइग्रेस ने एक औरत को पेड़ से घसीट के, जब वो उतर ही रही थी उस पेड़ से, तो उसको एड़ी से पकड़ के घसीट के नाले में ले गई थी। और उसके बाद जब गांव वाले बचाने आए तो एक नहीं दो बार वो डर के भाग गए। अब इस बुक में कॉर्बेट लिखते हैं कि चंपावत मैन ईटर के पहले किसी भी टाइगर या टाइग्रेस के मैन ईटर डिक्लेयर किए जाने का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं था। तो ऑफिशियली चंपावत मैन ईटर टाइग्रेस ही भारत की पहली डिक्लेयर्ड मैन ईटर थी। और ये कोई आश्चर्यजनक घटना इसलिए नहीं थी कि जनरली टाइगर पहाड़ पर रहना पसंद नहीं करता है, और इस केस में जो कि थी रूपल चंपावत मैन ईटर टाइगर्स, वो पूरे ही तरह से पहाड़ पर रह रही थी। जब वो नेपाल में थी, जब वो रूपल मैन ईटर कहलाती थी, या जब वो शारदा नदी क्रॉस करके खदेड़ दी गई और भारत आ गई कुमाऊं क्षेत्र में, तो भी वो पहाड़ पर ही थी। जनरली टाइगर एक शर्मीला जानवर होता है और हमेशा छिप कर रहना पसंद करता है, और उसको चाहिए घना जंगल। जनरली पहाड़ में छिप कर रहना संभव नहीं हो पाता। कहीं कहीं पर जंगल होता है, कहीं कहीं पर झाड़ियां होती हैं, और कहीं कहीं पर होते हैं खुले खेत। एक साइड में आप खुले खेत में चल रहे हो, दूसरे पहाड़ से आपको आसानी से देखा जा सकता है। या आप नीचे चल रहे हो, ऊपर पहाड़ पर जो व्यक्ति है वो आपको देख सकता है। इसलिए पहाड़ टाइगर के लिए आइडियल लोकेशन नहीं है। अब जिम कॉर्बेट चंपावत के डाक बंगलों में केवल एक रात रुके थे, और उसके बाद तहसीलदार साहब के सजेशन पर वो मूव कर गए चंपा रिवर के किनारे बने हुए एक कॉटेज में। अब जब इस कॉटेज या छोटे से बंगलों में कॉर्बेट आए, तहसीलदार साहब वहां पर पहुंचे, घटनाक्रम बताया कि आसपास के इलाकों में टाइगर किस तरह से वारदात कर रहा है, किस तरह से लोगों को मार रहा है। लेकिन तहसीलदार साहब वहां पर रुके नहीं, वहां से चले गए। सुबह जिम कॉर्बेट आसपास के इलाकों में वॉक कर रहे थे, जायजा ले रहे थे इलाके का और घटनाओं का। दोपहर में तहसीलदार साहब दोबारा आए। इनकी बातें चल ही रही थी, तभी एक आदमी तेजी के साथ दौड़ता हुआ आया और बोला, अभी अभी टाइग्रेस एक लड़की को उठा के ले गई है। अब कॉर्बेट ने उस आदमी से कहा, जल्दी से तुम आगे आगे चलो और मुझे रास्ता बताओ, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। अब वो आदमी लीड करता हुआ कॉर्बेट को लेके गया एक छोटे से गांव में। वहां बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे, और जब घटनाक्रम मालूम चला तो ये मालूम हुआ गांव की कुछ लेडीज और लड़कियां चारा इकट्ठा करने गई थी, और उसी ग्रुप में से एक लड़की को टाइग्रेस उठा के ले गई थी। अब कॉर्बेट ने उस ग्रुप की लेडीज से पूछताछ करी, और उन्होंने एक पेड़ की तरफ इशारा किया कि वो जो सामने पेड़ है उसके नीचे से ही लड़की को टाइग्रेस ले गई है। अब कॉर्बेट ने वेजिटेशन का आइडिया लिया तो वहां पर कोई बहुत घना जंगल था नहीं। तो कॉर्बेट को आश्चर्य हो रहा था कि कैसे वो टाइग्रेस छुपी होगी और किस तरह से उसने अप्रोच किया होगा, इन लेडीज के पास तक पहुंच गई और ये लोग उसे देख नहीं पाए। दोस्तों, ये जो बुक है जिम कॉर्बेट के ऊपर है, लेकिन लिखी गई है पीटर बर्न के द्वारा। बीच में मैं दोबारा बता रहा हूं, कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। कई लोग कमेंट लिख रहे हैं कि चंपावत मैन ईटर तो आप कर चुके हो, दोबारा कर रहे हो। कमेंट पे लिख के सबको नहीं बता सकता, तो मैं दोबारा बता दूं कि ये बुक है शिकारी साहिब, जो कि जिम कॉर्बेट ने नहीं लिखी है। एक पीटर बर्न दूसरे शिकारी है, राइटर भी है। उन्होंने जिम कॉर्बेट की स्टोरीज को आधार बनाकर उसका रिव्यू लिखा है। तो एक दूसरे राइटर की लिखी हुई बुक है। यहां पर इस घटनाक्रम में तीसरा रिव्यू दे दूं अपना। यहां जैसे कॉर्बेट साहब ने लिखा था कि वो टाइग्रेस कैसे पास तक पहुंच गई बिना नजरों में आए हुए, उसका दोस्तों एक तरीका होता है टाइगर या टाइग्रेस के पास में, जब वो एकदम छुप जाते हैं। अगर खुली जमीन है या थोड़ा सा ऊंचा नीचा है, तो वो एक ऊंची जगह के पीछे टाइग्रेस अपने कंधों के बीच में सर छुपा के, अपनी बॉडी छुपा के ऐसा स्ट्रक्चर बना लेती है कि कोई झाड़ी ना भी हो
तो टाइगर या टाइगरेस आपको नजर नहीं आएगा। हल्का सा उसको मिट्टी का टीला चाहिए, एक पत्थर चाहिए और दब दब के चल लेती है। अगर आप बहुत ज्यादा ध्यान से नहीं देख रहे हो स्पेसिफिक उस जगह पे, तो अगर आपने एक स्कैन करती हुई हल्की सी निगाह मारी तो वो आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि उसका कलर जमीन के कलर से मिल जाता है और उसके ऊपर जो धारियां होती है टाइगर के ऊपर, तो वो उसको छिपने में बहुत मदद करते हैं। अब यहाँ पर कॉर्बेट लिखते हैं कि मैन ईटर हंटिंग उनके लिए एक नया तौर तरीका था शिकार का, और मैन ईटर के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी कॉर्बेट रखते नहीं थे, इसीलिए उन्हें आश्चर्य हो रहा था कैसे टाइग्रेस, हालांकि उस वक्त ये नहीं मालूम था कि ये टाइगर है कि टाइग्रेस है, तो टाइगर या टाइग्रेस कैसे वहां तक पहुंच गई जहां पर लेडीज हैं। लेकिन अगर उन्हें मैन ईटर की समझ उस टाइम पर होती, जैसे कि आजकल मीडिया के चलते, यूट्यूब चैनल्स के चलते हमें जानकारी है, तो हमें मालूम होता कि वो केवल जमीन में, जिस तरह से मैंने अभी बताया, छिप के भी टाइगर आगे जा सकता है। अब पीटर भी वही बात बोलते हैं कि जब मैंने मैन ईटर का शिकार करना शुरू किया तो मुझे उसकी टेक्निक, छिपने की टेक्निक्स के बारे में मालूम चला कि वो किस तरह से बिना ओट के भी छिपना जानता है। और पीटर बोलते हैं कि 1955 में वो बोट सफारी कर रहे थे WGP में, तब उन्हें इसके बारे में पता चला था। पीटर की एक क्लाइंट थी, यंग लेडी पैट्रिशिया कैनेडी, जो कि न्यूयॉर्क से आई थी और वो टाइगर देखना चाहती थी। और पीटर ने कहा, मुझे पता है टाइगर कहाँ मिलेगा। और पीटर अपने क्लाइंट को नदी के रास्ते लेके गए, एक ऐसी जगह जहां से वो टाइगर का अड्डा देख सकते थे नदी के पार से। ये सुबह सुबह निकल गए और नदी के रास्ते चल पड़े। करीब 300 फीट नदी से अंदर जमीन पर चल रहे थे। वो टाइम ऐसा था जिस टाइम पर टाइगर या टाइगरेस के सोने की संभावना थी। पीटर ने भी अपने जूते उतार लिए, अपने क्लाइंट से भी उतरवा दिए, और ये नंगे पैर चल रहे थे ताकि किसी तरह की आहट ना होने पाए। अब नदी के दूसरी तरफ थे जिस तरफ टाइगर का अड्डा था। अब इन्होंने अपनी क्लाइंट को बोल दिया कि नंगे पैर तो हो, लेकिन ध्यान रखना जहां पैर रख रही हो वो जगह भी देख लेनी है, कहीं कोई सूखा पत्ता ना हो कि आहट हो जाए और खेल खराब हो जाए। अब इनको वो टाइगर का अड्डा नजर आ गया जहां पर एक घनी घास का पैच था ब्राउन कलर की। अब पीटर को डाउट था कि टाइगर उस घास के अंदर सो रहा होगा, तो इन्होंने अपनी क्लाइंट को बोला कि अपनी बाइनोकुलर्स निकालो और एक बार देखो क्या टाइगर नजर आ रहा है या उसका कोई सिरा या आउटलाइन नजर आ रही है। जंगल में पूरी तरह से शांति थी। कुछ ऊदबिलाव या फिर बंदरों की हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। अब एक रेड जंगल फाउल यानी कि जंगली मुर्गा टाइगर के डायरेक्शन में बढ़ रहा था। पीटर ने उसे देख लिया था। इसके पहले कि अपनी क्लाइंट को समझाते, इनकी क्लाइंट ने भी देख लिया था और जल्दी से उसने उंगली का इशारा करके बताया, देखो। वो उंगली का इशारा उस जंगली मुर्गे ने पहचान लिया। जल्दी से पानी की तरफ भागा और अपना अलार्म कॉल जो वो करता है उसने कर दी। और इस शोर में टाइगर की आंखें खुल गई और जैसे ही आंखें खुली, अपोजिट डायरेक्शन में पीटर और इनकी क्लाइंट को टाइगर ने देख लिया। वो फौरन उठा और घास से होते हुए घने जंगल में गायब हो गया। अब पीटर की क्लाइंट ने कुछ भी नहीं देख पाया, और जो पीटर ने देख पाया वो ये था कि एक तना उस घास का मुड़ने के बाद वापस सीधा हो रहा था। अब जिस तरफ टाइगर गया था उस तरफ से एक बार्किंग डियर बोला और उसने की अलार्म कॉल। तो पीटर समझ गए कि टाइगर यहां से निकलकर उस तरफ चला गया है और वहां पर शांति भंग हो गई है। अब जब पीटर ने अपनी क्लाइंट को बताया कि 250-300 किलो का टाइगर वहां पर था, इनसे केवल 30 फीट की दूरी पर, वो उठा, उसने हमें देखा, चुपके से गायब हुआ, निकल के जंगल में चला गया और मुझे जो दिखा केवल एक घास का तिनका हिलता हुआ। तो पीटर बोलते हैं, मुझे नहीं लगता कि मेरी बात का मेरी क्लाइंट ने यकीन किया होगा। अब यहां पर पीटर बोलते हैं कि अगर हम चंपावत टाइगर्स की बात करें, जहां पर कॉर्बेट ये देख रहे थे कि उस पेड़ के नीचे से लड़की को टाइगरेस कैसे ले गई जबकि वहां पर थिक कवर था ही नहीं, तो वो इसी तरीके से ले गई कि छिपते छिपाते पहुंची, अचानक से सरप्राइज के रूप में प्रकट हुई, लड़की को दबोचा और गायब हो गई।
अब जिम कॉर्बेट ने उन गांव के लोगों को कहा, शांति से रहना, घर के अंदर रहना, यानी घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। और कॉर्बेट वहां से पहाड़ की तरफ चले गए। थोड़ी देर में कॉर्बेट को वो जगह मिल गई जहां पर टाइग्रेस ने उस लड़की को मारा था। वहां पर बहुत सारा खून था और उस लड़की ने जो एक नेकलेस पहना था ब्लू कलर की बीड्स का, वो भी वहां पर पड़ा हुआ था। अब इस जगह से टाइग्रेस किस तरफ गई थी ये ट्रेस करना मुश्किल नहीं था। उसने लड़की को बीच से उठाया था क्योंकि उसके बाल एक तरफ झूल रहे थे, एक तरफ कभी कभी पैरों के निशान मिल रहे थे और टाइग्रेस के पग मार्क मिल रहे थे, लड़की के खून के निशान मिल रहे थे। अब कॉर्बेट जब पीछा करते करते आगे चल रहे थे तभी उन्हें कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। पीछे मुड़ के देखा तो एक आदमी आ रहा था। उसके पास एक कन्वर्टेड .450 राइफल थी, लेकिन उसमें सेफ्टी कैच नहीं था। और पीटर बोलते हैं, कॉर्बेट के मन में भी वही फोबिया था जो मेरे मन में है कि अपने आसपास किसी बंदूकधारी को चलने नहीं देना है। कोई भरोसा नहीं कब किसकी बंदूक से धोखे से गोली चल जाए और किसी दूसरे को लग जाए। तो कॉर्बेट ने भी उस आदमी से छुटकारा पा लिया, उसको एक चट्टान पर बैठा दिया और उसे ऑर्डर दिया, यहीं बैठे रहना, हिलना मत। अब टाइग्रेस के जो जाने के निशान थे वो ये बता रहे थे कि वो पहाड़ के दूसरी तरफ चली गई है और वो पहाड़ी खड़ी चढ़ाई वाली पहाड़ी थी और उसमें बांस के झुरमुट थे। इस पहाड़ी के नीचे जाकर वो एक गहरे नाले की तरफ चली गई थी। कॉर्बेट इस रास्ते पर चलने लगे। करीब 1/4 मील की दूरी पर चले थे तो उनको वो रवीन, वो पहाड़ी नाला जहां से आ रहा था, वो मोड़ दिखा। वहां पर खून के धब्बे मिले बहुत सारे, यानी कि टाइग्रेस ने अपने शिकार को यहां पर रखा था और खाने की कोशिश की थी। अब इस जगह से टाइग्रेस उठी और आगे चली गई थी, लेकिन इस जगह पर उसने छोड़ दिया था उस लड़की का घुटने के नीचे का पांव। अब जब कॉर्बेट ने वो दर्दनाक, खौफनाक जगह देखी, कुछ सेकंड के लिए वो दहल गए। वो वहां बैठे उस पैर को एग्जामिन करने लगे। अब पीटर बोलते हैं, ये वो क्षण थे जिस वक्त कॉर्बेट का पूरा अटेंशन उस पैर पर आ गया था और उस पैर को वो एग्जामिन कर रहे थे। अगर उस वक्त मैन ईटर कहीं छिपी होती और उन पर अटैक कर देती तो सारा खेल खत्म हो जाता। ये कॉर्बेट ने एक गलती की थी। अब जब कॉर्बेट उस टाइग्रेस का पीछा कर रहे थे तो कई बार वो खाना खाना बंद कर देती थी। टाइगर्स तभी शिकार करते हैं जब उन्हें भूख लगती है, और जब उन्हें भूख लगती है तो वो शिकार करते हैं, और जब शिकार करते हैं तो जाहिर सी बात है उसे खाते भी हैं। और अगर टाइगर को खाना खाते वक्त डिस्टर्ब कर दिया जाए तो वो कोशिश करता है कि जिसने उसे डिस्टर्ब किया है उसे परमानेंटली डिस्टर्ब कर दे। और जब चंपावत टाइग्रेस को मालूम चला कि जिम कॉर्बेट उसके पीछे पीछे आ रहे हैं, अब वो कॉर्बेट के ऊपर निगाह रख रही थी झाड़ियों के पीछे से। कई बार उसने पोजीशन चेंज करी, बैठी, डायरेक्ट एक ही छलांग में हमला करना चाहती थी। और अगर उस वक्त उसने हमला कर दिया होता तो कॉर्बेट पक्का उसका शिकार बन जाते, क्योंकि उस लड़की का कटा हुआ पैर देख रहे थे। राइफल की पोजीशन ऊपर थी। अचानक हमला होने की पोजीशन में वो राइफल को टाइग्रेस की तरफ घुमा नहीं पाते। अब जब कॉर्बेट झुक के बैठे थे और उस लड़की का पैर देख रहे थे, तब या तो उनकी सिक्स्थ सेंस ने या फिर नाले की तरफ से आने वाली आवाजों ने उन्हें अलर्ट कर दिया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। और जब उन्होंने उठ के देखा तो उन्हें लगा कि जो भी खतरा है वो सामने वाली झाड़ी से है जो उनके सबसे नजदीक में है। अब कॉर्बेट की अटेंशन फिर से वापस आ गई थी टाइग्रेस की तरफ, लेकिन इसके पहले तक इन्होंने अपना ध्यान डाइवर्ट कर दिया था बड़े ही मूर्खतापूर्ण तरीके से उस लड़की के रिमेन्स की तरफ। कॉर्बेट को यह बात पता थी कि उकड़ू बैठे हुए हैवी राइफल से गोली चलाना बहुत ही मुश्किल काम है। अब कॉर्बेट ने बंदूक के बट को अपने कंधे तक लाना जरूरी नहीं समझा। वैसे बैठे बैठे ही बट को सहारा दिया जमीन का, अपनी 2 उंगलियां ट्रिगर तक ले गए
अब कॉर्बेट ने उस तरफ देखा जिस तरफ वो झाड़ी थी और जहां से हलचल थी। टाइग्रेस ने भी कॉर्बेट के मूव्स को देखा और वो समझ गई कि ये मुझे धमकी दे रहा है। अब टाइग्रेस ने अपनी पोजीशन चेंज की और वो गायब हो गई। केवल थोड़ा सा सबूत छोड़ गई जिम कॉर्बेट के लिए, और वो सबूत था लुढ़कते हुए पत्थर, गिरती हुई मिट्टी। कॉर्बेट बोलते हैं मैन ईटर से डील करने का उनका कोई पुराना एक्सपीरियंस नहीं था, और यही वजह थी कि उन्होंने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी थी। अगर कुछ सेकंड की देरी हो गई होती तो शायद कॉर्बेट इस दुनिया में न रहते। अब कॉर्बेट ने वो पुल छोड़ दिया, टाइग्रेस को ढूंढने गए। घने जंगल में टूटी हुई चट्टानें सब जगह छान मारी, लेकिन क्योंकि अब सूरज डूबने को था तो कॉर्बेट ने सोचा आज के शिकार के समाप्ति की घोषणा करनी पड़ेगी। आज आगे ना हो पाएगा। लेकिन वापस जाने के पहले कॉर्बेट ने ऊपर चढ़ के इलाके का जायजा लिया, और जब इलाके को उन्होंने देखा तो उनके समझ में आया अगर यहाँ पर एक बीट ऑर्गेनाइज की जाए तो बात बन सकती है। इनके सामने की तरफ थी चंपा रिवर की वैली, जो कि पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ जाती थी। अब नदी के जो किनारे थे उसमें बहुत सारी घास होती थी और चीड़ के पेड़ के पत्ते होते थे जो यहां तहां हर जगह बिखरे होते थे। इसके बाद नदी एक डीप खाई बनाती थी और उसके बाद उत्तर दिशा की तरफ चली जाती थी। अब उस खाई की जो पश्चिम वाली दीवार थी वो काफी खड़ी चढ़ाई वाली थी। अब जब कॉर्बेट ने इलाके का अध्ययन कर लिया तो उन्होंने सोचा अगर एक प्रॉपर बीट ऑर्गेनाइज की जाए तो जो टाइग्रेस भागेगी वो इस खाई से होकर ही भागेगी। अब यह इरादा लेके कॉर्बेट चल पड़े। रास्ते में उस आदमी को उतारा जिसे उन्होंने चट्टान पर बिठा दिया था, उसे लिया और चले गए गांव की तरफ। गांव में आकर कॉर्बेट ने तहसीलदार से बोला कि उन्हें आदमी चाहिए बीट के लिए। हालांकि बीट के लिए आदमियों को टाइग्रेस के पास नहीं जाना होगा, उन्हें बहुत जोर से आवाज करनी होगी। अब इनका प्लान जान के तहसीलदार भी खुश हो गए, और उसके बाद कॉर्बेट ने कहा बीट कल ही ऑर्गेनाइज होगी। रीजन, टाइग्रेस अभी इलाके में है, उसका पेट भरा है और वो आराम करेगी। यही मौका है जब चौका मार दिया जाए, यानी कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मारना जरूरी है। तहसीलदार ने प्लान सुना और वो चले गए लोगों का इंतजाम करने के लिए। कॉर्बेट अपने उस छोटे से बंगलों में चले गए जहां वो रुके हुए थे। अगले दिन कॉर्बेट मिले तहसीलदार से नियत जगह पे जहां पर मिलना तय हुआ था। शुरू में तो कॉर्बेट को अफसोस हुआ क्योंकि उन्होंने देखा तहसीलदार के साथ केवल 2 आदमी हैं। लेकिन धीरे धीरे लोग आने शुरू हुए और जब तक टाइग्रेस अपनी नींद से जागती जमा हो चुके थे 298 आदमी, यानी कि 298 लोग। अब वो सारे लोग पहाड़ी के ऊपर जमा थे। कॉर्बेट ने उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे कि किसी भी हाल में तुम्हें पहाड़ी से नीचे नहीं आना है, वहीं बैठे बैठे या खड़े खड़े शोर करना है। अब उनके लिए इंस्ट्रक्शंस थे कि जैसे ही कॉर्बेट इशारा करेंगे उन्हें बंदूकें फायर करनी है, पत्थर नीचे फेंकना है, ड्रम बजाने हैं, ढोल नगाड़े बजाने हैं और शोर करना है। अब तहसीलदार साहब ने भी फैसला किया कि वो कॉर्बेट के साथ ही जाएंगे। उसका कारण साफ था, 298 लोग थे जिनके पास देसी भरमार बंदूकें थी। किसी को भी फायरिंग का प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं था। किसकी गोली कब कहां किस तरफ चल जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए भलाई इसी में है कि कॉर्बेट साहब के साथ रहो। अब कॉर्बेट और तहसीलदार दूसरी तरफ थे। बाकी के 298 आदमी पहाड़ की चोटी पर थे, खाई के नजदीक, और उन्हें इंतजार था कॉर्बेट साहब के इशारे का। अब जब कॉर्बेट और तहसीलदार जा रहे थे तो एक जगह काफी खड़ी चढ़ाई थी। तहसीलदार साहब चढ़ने में असमर्थ हो रहे थे तो कॉर्बेट ने उन्हें छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। अब जैसे ही कॉर्बेट साहब तहसीलदार को छोड़कर आगे बढ़े, उन्होंने कोई इशारा भी नहीं किया था, लेकिन बीटर्स ने बंदूकें फायर करनी शुरू कर दी, ढोल नगाड़े बजाने शुरू कर दिए। अब पीटर यहां पर बोलते हैं कि गांव के बीटर्स नटोरियस होते हैं, कई बार मजे के लिए भी ऐसा कर देते हैं। अब कॉर्बेट जो अपनी पोजीशन लेने जा रहे थे अचानक से घबरा गए क्योंकि उन्होंने तो इशारा किया ही नहीं था बीट का। कॉर्बेट ने तेजी से भागना शुरू कर दिया अपनी पोजीशन लेने के लिए। यहां पर ढाल भी थी, उस पे पाइन नीडल्स यानी कि
चीड़ की नुकीली पत्तियां थीं जो कि बहुत ही स्लिपरी होती हैं, इतनी स्लिपरी कि घोड़ाल भी उसमें प्रॉपरली नहीं चल पाते। कॉर्बेट जल्दी जल्दी भागे और उनको एक ग्रीन ग्रास का कवर दिखा, उसके पीछे छिप कर बैठ गए। अब ढोल नगाड़ों और बंदूक की आवाज बढ़ती ही जा रही थी। तभी अचानक टाइग्रेस प्रकट हुई। वो कॉर्बेट के राइट हैंड साइड पर थी, करीब 300 गज की दूरी पर। कॉर्बेट ने निशाना ले लिया था और बंदूक चलाने ही वाले थे, तभी तहसीलदार ने अपनी शॉटगन की दोनों बैरल्स खाली कर दी टाइग्रेस की तरफ। अब या तो तहसीलदार साहब बहुत ज्यादा दूरी पर थे और या फिर उनका निशाना चूक गया, लेकिन उन गोलियों की आवाज ने टाइग्रेस को अलर्ट कर दिया। वो अचानक से पलटी और तेजी के साथ जंगल की तरफ भाग गई। अब कॉर्बेट ने सोचा, भागते भूत की लंगोटी भली, तो बिना निशाना लिए उन्होंने गोली चला दी, लेकिन उनका निशाना भी चूक गया। अब जब टाइग्रेस गायब हो गई तो कॉर्बेट को लगा कहीं ये उन आदमियों की तरफ ना चले जाए जो पहाड़ पर गोली चला रहे हैं या ढोल बजा रहे हैं। तभी कॉर्बेट ने देखा कि घबराई हुई टाइग्रेस इनके लेफ्ट हैंड साइड से छलांग मारने की कोशिश कर रही। अब कॉर्बेट ने अपनी भारी बंदूक घुमाई और शॉट मारा। ये बढ़िया शॉट था। अब ये शॉट लग गया था टाइग्रेस के पिछले हिस्से में। थोड़ी देर के लिए वो रुकी। अब टाइग्रेस कॉर्बेट की तरफ मुड़ी। उसने देखा कि यही वो जगह है जहां से उस पर हमला हो रहा है। वो हमले का प्लान ही कर रही थी, लेकिन इतने टाइम में कॉर्बेट को दूसरी गोली चलाने का मौका मिल गया। अब दूरी थी केवल 30 गज की। कॉर्बेट ने देरी नहीं की और चला दी गोली। दूसरी गोली भी टाइग्रेस को लग गई, लेकिन टाइग्रेस ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसका मुंह खुला था, दांत दिख रहे थे, कान पीछे की तरफ थे। अब कॉर्बेट ने एक गलती और कर दी थी। ये अपने साथ केवल 3 गोलियां लेके आए थे और 3 की 3 गोलियां चल चुकी थी। अब बड़ा ही खतरनाक सीन था। एक तरफ एक यंग शिकारी था जो अपनी सारी गोलियां चला चुका था और उस बिग कैट को फेस कर रहा था जिसने 400 इंसान मारे थे और अब वो उसको मारने की तैयारी में थी। दूसरी तरफ थी एक बिग कैट जिसके सामने एक यंग शिकारी था और जिसने उसे बहुत ज्यादा दर्द दिया था और वो जानती थी कि दर्द देने वाला मेरे सामने ही है। थोड़ी देर तो टाइग्रेस खड़ी रही, लेकिन फिर उसने सोचा कि इस इलाके में बहुत सारे आदमी हैं, लगातार शोर मचा रहे हैं, ऐसे में हमला करने से बेहतर है कि छिप जाया जाए। तो उसने कॉर्बेट पे हमला करने का विचार त्याग दिया और कवर में चली गई। तभी कॉर्बेट को याद आया कि तहसीलदार उनके आसपास ही हैं और उनके पास है एक शॉटगन। वो चिल्लाए, लेकिन तहसीलदार ने सुना नहीं। तो कॉर्बेट तेजी से तहसीलदार की तरफ दौड़े कि उनसे बंदूक ले आए। अब तहसीलदार ने जो पिछले फायर किए थे, उसके बाद उन्होंने अपनी बंदूक को रीलोड कर लिया था। कॉर्बेट जैसे ही पहुंचे, उनके हाथ से बंदूक छीनी या तहसीलदार ने बंदूक दी। कॉर्बेट ने बंदूक ली और दौड़ के वापस टाइग्रेस की तरफ गए। इधर टाइग्रेस नदी के दूसरी तरफ चली गई थी, पहाड़ के ऊपर। अब यहां पर टाइग्रेस एक बड़े बोल्डर के पास गई। उसके पास में एक झाड़ी थी, उस पर उसने अपना गुस्सा निकाला क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था। उस झाड़ी को तितर बितर कर दिया। उसके बाद कई मोटी मोटी ग्रोल्स निकाली और फिर वो खाड़ी की तरफ चली गई। कॉर्बेट जो उस टाइग्रेस का पीछा कर रहे थे, उन्होंने देख लिया कि टाइग्रेस सामने खाड़ी के पास खड़ी है। कॉर्बेट एक बोल्डर से दूसरे बोल्डर कूदते हुए जा रहे थे क्योंकि उनके हाथ में थी बंदूक, तहसीलदार की शॉटगन। अब कॉर्बेट के पास एक ओल्ड फैशन बंदूक थी, लेकिन फिर भी उन्हें उसका कॉन्फिडेंस था। वो कूदते हुए टाइग्रेस की तरफ बढ़ने लगे और पहुंच गए करीब 20 गज की दूरी पर और चला दी गोली। लेकिन तहसीलदार की बंदूक से जो गोली चली उसमें दम नहीं था। वो बाद में कॉर्बेट को मालूम चला कि वो टाइग्रेस के पैरों में ही फंस गई थी। लेकिन कॉर्बेट की हैवी राइफल की जो गोली थी, जो टाइग्रेस को लग चुकी थी, उसने अपना काम कर दिया था। धीरे धीरे टाइग्रेस मरणासन्न हो रही थी। तहसीलदार की बंदूक की गोली तो सिर्फ ताबूत में आखिरी कील साबित होने वाली थी। अब कॉर्बेट ने देखा टाइग्रेस ने अपना सिर आगे को निकाला, झुकाया, नीचे किया और वो मर गई। और उसकी डेथ के साथ ही रूपल मैन ईटर और चंपावत मैन ईटर दोनों का ही खात्मा हो गया, क्योंकि दोनों वही टाइग्रेस थी।
अब चंपावत मैन ईटर की कहानी जिम कॉर्बेट ने 32 साल के बाद लिखी 1939 में। अब किताब लिखते वक्त कॉर्बेट को सारा घटनाक्रम याद आ रहा था। वो फिसलने वाली पहाड़ी जिसमें पाइन नीडल पड़ी थी जब वो तहसीलदार की बंदूक लेने के लिए दौड़ रहे थे। और यहां पर पीटर बोलते हैं कि पाइन नीडल्स पर चलना बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि एक कारपेट होता है जो कि स्लिपरी होता है। दोस्तों, ये पाइन नीडल का कारपेट मैंने बहुत फेस किया है अपने लैंसडाउन वाले कैंप के कंस्ट्रक्शन में। बर्फ में चलना और पाइन नीडल पे चलना एक ही बराबर होता है। आप पैर रखते हो, कब पता नहीं होता कब अचानक से वो सरक जाएगी और आप अचानक से गिर पड़ोगे। अब कॉर्बेट ने अपनी बुक में याद किए हैं वो बंगले जहां पर वो रुके थे, वो पहाड़ियां जिनको वो देखते थे। पीटर बोलते हैं जो जो पहाड़ियां कॉर्बेट ने लिखी हैं, जो जो रिवर लिखी हैं, वो आज भी वही हैं। जिन बोल्डर्स पे कूदते हुए जिम कॉर्बेट नदी के पास गए थे, आज भी वो बोल्डर्स वहीं पर हैं। और वो बड़ी सी चट्टान जिसके पास में टाइग्रेस मर गई थी, आज भी वहीं पर है और पीटर ने वहां जाकर देखा है। आज चंपा रिवर के पानी की आवाज के बीच में अगर कोई ध्यान से देखे तो उस चट्टान पर खड़ी हुई रूपल चंपावत मैन ईटर आपको आज भी दिखेगी। उसके दांत खुले होंगे, जोरदार दहाड़ होगी और वो चैलेंज कर रही होगी एक यंग मैन को, और वो यंग मैन जिसके पास होगी एक पुरानी शॉटगन। तो दोस्तों, इस तरह से कहानी का एंड हुआ रूपल चंपावत मैन ईटर, जिसको कि लिखा था जिम कॉर्बेट ने, दोबारा सुनाया पीटर बर्न ने। हमारी अगली कहानी होगी जिम कॉर्बेट की कहानी मुक्तेश्वर मैन ईटर। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।